फर्स्ट वन है सर्च कंसोल, दूसरा है एनालिटिक्स का पार्ट। दोनों के अंदर देखते हैं हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सर्च कंसोल के अंदर क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट का जो भी आपका इश्यू वगैरह है वो सारा कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडेक्सिंग, पेज इंडेक्सिंग वगैरह, क्या आपके वेबसाइट में इश्यू आ रहा है, क्रोल की रिपोर्ट क्या है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। एनालिटिक्स होता है वो केवल डाटा को ट्रैक करने के लिए होता है। इससे आप कंप्लीट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितनी आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स आए, कितने अभी एक्टिव है, कौन से पेज से आए, कौन सी कंट्री से आए, वो सारा डाटा हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। ये दो डिफरेंस होता है इसमें। आप जैसे आप गूगल के अंदर भी जाके जस्ट गूगल के अंदर टाइप करेंगे यहाँ पे सर्च कंसोल एनालिटिक्स का डिफरेंस भी आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे आप वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। बेसिकली जो गूगल सर्च कंसोल होता है वो केवल गूगल का डाटा को रिफ्लेक्ट करता है, और इसके अलावा यहाँ पे मेन यूज़ किया जाता है जितने भी आप अपनी पेज वगैरह के इंडेक्सिंग वगैरह करवानी होती है ना सर्च इंजन में, तो उसके लिए हम गूगल सर्च कंसोल का यूज़ करते हैं। फिर उसके अंदर यहाँ पे जैसे आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर इस टैब पे आप आएंगे, कोई सी भी एक प्रॉपर्टी को ओपन कर लेना जिस पे आप जो आपकी मतलब प्रॉपर्टी हमने सेटअप की थी सर्च कंसोल और एनालिटिक्स की। अब इसके अंदर ओवरव्यू के आप अंदर आएंगे। ओवरव्यू के अंदर यहाँ पे एक बेसिक सी परफॉर्मेंस दी जाती है, लाइक ओवरव्यू दी जाती है कि आपकी कितनी परफॉर्मेंस है, कितने पेज इंडेक्स है, कितने नॉट इंडेक्स पेज है, वो सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास URL इंस्पेक्शन के अंदर आता है कि आप कौन से URL को उसमें सबमिट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। वो अभी दिखाएंगे हम वन बाय वन। जैसे हमने एक प्रॉपर्टी को सेटअप किया था, जो माइक बंद कर दिया एक बार कमल जी अपना, जो हमने प्रॉपर्टी को सेटअप किया था यहाँ पे janityadav.com/webdemo, ये हमने वेबसाइट क्रिएट की थी और इसका सेटअप किया था सर्च कंसोल के अंदर और एनालिटिक्स के अंदर, दोनों के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी पे हम काम करेंगे। इस वेबसाइट को एक बार हम ओपन कर लेते हैं नेट पे। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर, इसके अंदर परफॉर्मेंस के अंदर हमने देख लिया। परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स आती है अपने पास। सबसे पहले आता है क्लिक, दूसरा आता है इंप्रेशन, एवरेज सिटी और एवरेज पोजीशन। यहाँ पे आपके पास फिल्टर के ऑप्शन आता है। फिल्टर डिफाइन करता है कि आपके ट्रैफिक किस हिसाब से देखना चाहते हैं कि लास्ट 7 दिन में अपना कितना ट्रैफिक आया था। जैसे तो इसके लिए मैं एक जो पहले से डोमेन उसको दिखा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल लेके। जैसे ये डोमेन अपनी, इसका लास्ट 7 दिन के अंदर 67 की अपने क्लिक आए थे। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। जैसे क्लाइंट को रिपोर्ट भेजनी होती है तो कई रिपोर्ट आप वीकली सेंड करते हो, कई रिपोर्ट होती है जो आप 15 डे या 20 डे के गैप में सेंड करते हो। तो इसी हिसाब से यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है गूगल सर्च रिजल्ट में। यदि इस टाइप का ऑप्शन ना दिखाई दे तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस का ऑप्शन आएगा और उस पर क्लिक करना है। यहाँ से इस पर आके फिल्टर के अंदर ये डाटा को आप फिल्टर कर सकते हैं। कस्टम के अंदर आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने डेट से कितने डेट तक आपको डाटा चाहिए, तो उस हिसाब से अपने को दे देगा। अभी जैसे लास्ट 28 दिन का दे रहे हैं, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो 28 दिन में दिखाता है कितने आपके पास क्लिक आए हैं और कितने आपके पास इंप्रेशन आए हैं। यहाँ पे आप डे बाय डे भी टैग कर सकते हो कि 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर को कितने अपने सर्च क्लिक्स और इंप्रेशन दोनों चीज़ आए हैं। यहाँ पे आपके पास नीचे जो आता है सर्च और इंप्रेशन, क्लिक और इंप्रेशन में दोनों में डिफरेंस होता है। इस पर जब आप होवर करोगे, हाउ मैनी टाइम ए यूजर क्लिक थ्रू यूर साइट, क्लिक थ्रू टू यूर साइट, दिस इज काउंटेड डिपेंड ऑन द सर्च रिजल्ट टाइप। ठीक है। इंप्रेशन होता है कि हाउ मैनी टाइप्स ए यूजर शो ए लिंक टू यूर साइट इन द सर्च रिजल्ट, दिस इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली फॉर इमेज एंड अदर सर्च रिजल्ट टाइप। ठीक है। इसमें होता है क्या है, क्लिक और इंप्रेशन में एक डिफरेंस आता है कि मान लीजिए फॉन्ट है पर्टिकुलर ब्राउन शुगर फॉन्ट है। ठीक है। इसको जस्ट मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मेरी वेबसाइट यहाँ पर 2nd नंबर पे आ रही है। अब इस वेबसाइट है 2nd नंबर पे आ रही है। अब मैंने सर्च किया फॉन्ट के नाम से, मेरी वेबसाइट रिफ्लेक्टेड हो रही, तो मेरा एक इंप्रेशन काउंट हो गया, यानी मैंने एक बार इस वेबसाइट को देख लिया।
इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाटा भी दिखाता है कि जो पर्टिकुलर कीवर्ड है उस पर 2846 इस पर इम्प्रेशन आया और क्लिक आया 1445। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, इम्प्रेशन ज़्यादा है, क्लिक कम है। क्लिक कम क्यों होते हैं कि यदि आपकी वेबसाइट का जो वेबसाइट आ रही है, कई बार इस पर लोग क्या, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया ब्राउन शुगर फॉन्ट, उसने सर्च किया और पहले लिंक पे क्लिक करके चला गया, ठीक है। तो उसने जस्ट वेबसाइट को देखी है, यदि उसने वेबसाइट को देखी तो एक इम्प्रेशन काउंट होगा, यदि देखने के साथ उसने क्लिक भी की है तो क्लिक में काउंट होगी। मतलब सर्च जो अपना ये सर्च रिजल्ट इंजन जो अपना पेज होता है ना SERP, इस पेज से कितने लोगों ने क्लिक किया आपकी वेबसाइट पे आए क्लिक करके, वो होता है क्लिक्स में काउंट। बाकी जो होता है इम्प्रेशन में काउंट होता है। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं क्वेरी का एक ऑप्शन आता है। इस क्वेरी के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपके पास जिस पर्टिकुलर टर्म से जितना ट्रैफिक आ रहा है वो दिखाता है कि जैसे ब्राउन शुगर फॉन्ट के थ्रू मेरे पास इतने क्लिक्स आए थे, इतने इंप्रेशन आए थे। दूसरा फॉन्ट अपना कैलिबरी बोल्ड है। अब कैलिबरी बोल्ड के अंदर आप देखोगे, इसको भी आप गूगल पे सर्च करते हो तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी पहले नंबर पे। तो ये आपको जस्ट एक बार सर्च क्वेरी दिखाता है कि किस क्वेरी से आपके पास विजिटर्स आपकी वेबसाइट के अंदर आ रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर क्वेरी के अंदर। तो जितने भी आपकी परफॉर्मेंस हो, सारी परफॉर्मेंस को यहाँ पे आप फिल्टर करके देख सकते हैं, अलग अलग कीवर्ड्स की जो भी आप रैंक कर रहे हैं। दूसरा होता है पेजेस। पेजेस यहाँ पे डिफाइन करता है कि कौन सा पेज, जैसे ब्राउन शुगर फॉन्ट है, हमने जैसे कैलिबरी का मान लीजिए, कैलिबरी बोल्ड अपना एक कीवर्ड है, कैलिबरी बोल्ड एक कीवर्ड जिसमें हमारी वेबसाइट पहले नंबर पर रैंक हो रही है। अब इसके अंदर यहाँ पे कैलिबरी का ये पेज, यानी जब भी इस पर कोई क्लिक कर रहा है तो यहाँ पे कैलिबरी URL देखना है इन दोनों के, ये URL होगी और ये URL होगी, दोनों URL सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि दोनों की URL सेम है। कैलिबरी बोल्ड फॉन्ट यहाँ भी है, कैलिबरी बोल्ड फॉन्ट यहाँ भी है। तो कौन से URL या किस पेज से हमारे पास कितने क्लिक आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, वो पेजेस के अंदर पता लगता है। तो उस हिसाब से हम अपने पेज को अधिक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यदि अपने को करना है। तो यहाँ पे कंट्री आती है, कंट्री के अंदर देख सकते हैं कौन सी कंट्री से अपने पास विजिटर्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो वहाँ पे वो कंट्री हम चेक कर सकते हैं कि जैसे US से अपने पास 4372 क्लिक आ रहे हैं, इंप्रेशन इतने आ रहे हैं, इंडिया के अंदर सही आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम अब कंट्री के बेस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री से कितना क्लिक्स और इंप्रेशन आ रहे हैं। डिवाइस के बेस पे फिल्टर कर सकते हैं कौन से डिवाइस से अपने पास ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, जैसे डेस्कटॉप से ज़्यादा आ रहे हैं, फोन मोबाइल से इतने, टैबलेट से इतना। तो यहाँ पे डिवाइस के अंदर से हम डिवाइसेस के बेसिस पे हम फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से डिवाइस अपने पास डाटा आ रहा है। सर्च अपीयरेंस में देखोगे तो यहाँ पे ये अलग होता है, जैसे ट्रांसलेटेड रिजल्ट आता है, जो कोई गूगल के अंदर सर्च करता है फॉन्ट का नाम तो उसमें दिखा रहा है, तो वो चीज़ आती है। डेट्स के अंदर या डे बाय डे देख सकते हैं कि 2 तारीख को मेरे पास कितने क्लिक आए, 1 को कितने आए, 31 को कितने आए, 30 को कितने आए। तो हम डे बाय डे भी अपना जो डाटा होता है वो फिल्टर को कर सकते हैं। इस डाटा को आप सीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, गूगल सीट पे क्लिक करोगे, ये जो डाटा होगा आपका सीट के अंदर ट्रैक हो जाएगा कंप्लीट, एक पूरी एक्सेल सीट की रेट होके आ जाएगी। जैसे कौन से फॉन्ट से कितना आ रहा है, कौन से पेज से ज़्यादा आ रहा है, कंट्री कौन सी है, डिवाइस कौन से है, ठीक है। तो इस डाटा को आप अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं कि कौन सा पेज हमारा ज़्यादा रैंक हो रहा है, कौन कौन से कीवर्ड से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है। तो उस बेस पे हम यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन जो रिपोर्ट होती है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये होता है परफॉर्मेंस का व्यू, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि परफॉर्मेंस के अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं। इन टर्म्स के बेस पे हम अपना परफॉर्मेंस से केवल अपना गूगल्स के रिलेटेड जो भी गूगल का जो सर्च रिजल्ट होगा ना, उसमें जो अपने पास व्यू आ रहे हैं वो दिखाएगा यहाँ पे। एनालिटिक्स बाकी बिंग वगैरह का यहाँ पे कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा, यहाँ पे केवल गूगल का करेगा। URL इन्फेक्शन के अंदर क्या आता है, मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अभी क्या है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को जैसे मैं साइट डबल कॉलन करके आके देखता हूँ, यहाँ पे साइट डबल कॉलन, तो मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा पेज गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं है, अभी नहीं है ना, इंडेक्स गूगल के अंदर नहीं आ रहा है।
तो इस पेज को इंडेक्स करने के लिए अपना ये जो साइट यूआरएल इंस्पेक्शन का टूल यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जस्ट आपको पेज की यूआरएल को कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करके एंटर दबाना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो कुछ टाइम लेगा, ये बता देगा कि आपको यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, तो ये आपको साइट मैप, ठीक है, राफरिंग यूआरएल आपको कुछ दिखाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना है। मतलब इससे क्या होगा कि जो गूगल के जितने भी क्राउलर्स या बोट्स होंगे, स्पाइडर्स होंगे, जिनको हम स्पाइडर्स भी कहते हैं, उनके पास रिक्वेस्ट चल जाएगी कि आपको इस पेज को क्रॉल करके आपको गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्सिंग ऐड करनी हो। तो ये अपना होता है, ये कुछ टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद आपको बता देगा कि इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट वो प्लेस हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, लेट्स से दैट। जैसे सबमिटिंग इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूआरएल वाज एडेड टू प्रायोरिटी क्रॉल, मतलब ये जो भी इसके गूगल्स के क्रॉलर्स होंगे, बॉट वगैरह, वो अपनी वेबसाइट पे उसमें मतलब सेट हो गए कि आपको इस लिंक को भी विजिट करना है। यदि हम मल्टीपल टाइम इस यूआरएल को सबमिट करेंगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। एक बार आपने सबमिट किया, दैट विल बी द बेनिफिशियल पार्ट। चाहिए आप कितनी बार सेट कर दो, उसमें कोई प्रायोरिटी में ऐसा नहीं होगा कि गूगल के जो क्रॉलर स्पाइडर होंगे वो आज ही आपकी वेबसाइट पे विजिट कर लेंगे। जब उसकी प्रायोरिटी सेट होगी उसी ही टाइम वो आपकी वेबसाइट के अंदर विजिट करेंगे। पेजेस का एक डाटा आता है। पेजेस के अंदर दो ऑप्शन आपको दिखाए जाते हैं, एक दिखाया जाता है नॉट इंडेक्स, दूसरा दिखाया जाता है इंडेक्स। नॉट इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी, जैसे हमने इसमें देखा था अभी कि जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है अभी गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं है, तो ये यदि यूआरएल यहाँ पे गूगल के अंदर शो नहीं कर रही है तो उसका मतलब है वो नॉट इंडेक्स के अंदर है। इंडेक्स के अंदर होता है कि जो भी डाटा अपना गूगल के अंदर शो कर देता है साइट कॉलन लगा के, वो पेज अपना इंडेक्स हो चुका है। जैसे हम इसमें देखते हैं, ये यूआरएल है, दिस इज द मेन डोमेन यूआरएल, ठीक है। अब इसको हम आगे साइट कॉलन लगाते हैं, साइट डबल कॉलन लगाया तो ये पेज अपना गूगल के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडेक्सिंग के अंदर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि जो इंडेक्सिंग पेज है तो उसके अंदर एक पेज दिखा रहा है और वो सेम पेज अपना गूगल के जो सर्च इंजन है उसके अंदर इंडेक्स्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पेजेस के अंदर हम दो चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपने कितने पेज इंडेक्स है, कितने पेज इंडेक्स नहीं है। उसके बेस पे हम अपने डाटा को ट्रैक कर सकते हैं, मतलब उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि पेज क्यों इंडेक्स नहीं हो रहा। अब जब आप नीचे आएंगे तो एक एरर दिखाया जाएगा, वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स, कि आपकी वेबसाइट के जो पेज है वो इंडेक्स क्यों नहीं है। अब इसके अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन दी, दो एरर दिखा रहे हैं अभी। एक है एक्सक्लूड बाई नो इंडेक्स टैग। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपके 6 यूआरएल दिखाई देंगे। इस 6 यूआरएल के अंदर ये क्या कह रहा है कि इन पेजेस के अंदर नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है। जैसे आप इसको ओपन करोगे इस पर्टिकुलर यूआरएल को, कंट्रोल यू करके इसका सोर्स कोड देखोगे तो यहाँ पे एक बार इंडेक्स और नो इंडेक्स का टैग आपको चेक करना है। यहाँ पे अब ये इंडेक्सिंग की इंडेक्स है यहाँ पे, जो एक बार हमने नो इंडेक्स सेट किया था पहले डेवलपमेंट के टाइम में, तो उसकी वजह से वो नो इंडेक्स वहाँ पे दिखा रहा है, बट यहाँ पे यूआरएल के अंदर अपना इंडेक्स है। तो इस केस में अपने को क्या करना होगा कि इस पर्टिकुलर जो यूआरएल है, इस यूआरएल को, जो प्रोडक्ट की यूआरएल होगी, इस प्रोडक्ट की यूआरएल को सेम आपको यहाँ पे दोबारा से रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। गूगल के अंदर जैसे आप रिक्वेस्ट को सबमिट करोगे, गूगल्स के जो क्रॉलर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली क्रॉल करेंगे अपनी वेबसाइट पे। यदि वो सही होती है, मतलब अच्छे फाइंड किए जाते हैं कि वहाँ पे नो इंडेक्स टैग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसको क्रॉल कर लेगा। तो इस हिसाब का अपना प्रोसेस होता है। यदि आपका साइट मैप जो सबमिशन आपने किया है वो डायनेमिक नहीं है, तो उसके अंदर आपको यदि रैंकिंग क्या होती है, जल्दी चाहिए, तो उसके लिए आपको ये इंस्पेक्ट यूआरएल करना होगा। मान लीजिए आज आपने एक पेज क्रिएट किया है, तो आप सर्च कंसोल के अंदर आके यूआरएल इंस्पेक्शन कर दें, ताकि गूगल्स के जो क्रॉलर्स या बोट्स होंगे वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लेंगे एक बार। उसका मेन बेनिफिट यही होता है कि उसको अर्ली क्रॉलिंग के लिए, ताकि आपका पेज होता है वो जल्दी से जल्दी पब्लिश हो जाता है सर्च इंजन के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि हमने पेज आज क्रिएट किया है, वो 2-3 महीने बाद अपना सर्च इंजन में शो कर रहा है, तो वो इसीलिए होता है। तो उससे बचने के लिए अपने को यहाँ पे इस पेज को पब्लिश कर देना होता है इंडेक्सिंग के लिए।
इंस्पेक्शन कर देना अपने यूआरएल को। इन द सेम वे नॉट इंडेक्स, दूसरा जो आ रहा है क्रॉल कंट्री नॉट इंडेक्स, इसका मतलब है कि इसने इस पेज को क्रॉल कर लिया बट अभी इंडेक्स नहीं किया, तो इसको आप जस्ट दोबारा से रिक्वेस्ट दे सकते हैं, तो ये क्रॉल कर लेगा इस वाले पार्ट को। तो इस हिसाब के जितने भी एरर्स आपके दिखाई जाएंगे यहाँ पे, उनको एक बार चेक कर लेना, मोस्टली ट्राई करना है। यदि आपकी वेबसाइट में नो इंडेक्स टैग नहीं है, सब कुछ ठीक है, यूआरएल के स्ट्रक्चर वगैरह, तो उसको जस्ट एक बार दोबारा से यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर आके अपने जो यूआरएल है आपकी, उस यूआरएल को यहाँ पे इंस्पेक्ट कर देना, तो वो सही हो जाएगा। और यहाँ से हम वन टाइम में, मान लीजिए आपके पास 1000 यूआरएल है, इसको वैलिडेट फिक्स पे क्लिक कर देना और ये कुछ टाइम बाद उसको वैलिडेट फिक्स कर लेगा। अब ये वैलिडेशन स्टार्टेड, मतलब जो इसका क्रॉलर्स होगा वो आपकी वेबसाइट पे दोबारा आएगा, जितने भी यहाँ पे पेजेज हैं उन सभी को क्रॉल करेगा और इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट लगा देगा। अगला पार्ट आता है साइट मैप का पार्ट आता है। साइट मैप का पार्ट हमने डिस्कस किया था। साइट मैप के पार्ट के अंदर वो सब हम पेज को ऐड करेंगे साइट मैप के अंदर, जिन जिन पेजेस को हम सर्च इंजन, जो अपना सर्च रिजल्ट पेज होगा उसके अंदर जो हम शो करना चाहेंगे, उन सभी यूआरएल्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आप अपनी वेबसाइट के लिए एक साइट मैप भी यूज करें, दैट इज द एक सजेशन होती है कि आप एक ही साइट मैप को यूज करें जिसके अंदर आप सभी पेजेस को इंक्लूड कर दें। अब कई बार जैसे आपकी सब डोमेन और सब डायरेक्टरी अलग अलग होते हैं, तो उसको आप अलग अलग जो यहाँ पे है ना, अलग अलग प्रॉपर्टी क्रिएट करके उसको वहाँ पे इंस्टॉल करें साइट मैप को। एक अलग दूसरा ऑप्शन आता है, रिमूवल की टैब आती है। रिमूवल की टैब में यहाँ पे मेन इसका काम जब होता है, मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे ये पेज है, ये पेज मेरा गूगल के अंदर क्या हो गया, इंडेक्स हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये पेज इंडेक्स गूगल के अंदर ना हो, तो इसको मेरे को हटाना है। हटाने के लिए जस्ट मेरे को क्या करना होगा, रिमूवल की टैब यहाँ पे काम आएगी। इस टैब के अंदर जस्ट इस यूआरएल को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, यूआरएल को ऐड करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना, सबमिट रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट जो गूगल के क्रॉलर्स होंगे उनके पास चली जाएगी। अब उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे प्रोसेस करेगा, अगर उसको सही लगता है तो उस यूआरएल को इंडेक्सिंग से हटा देगा। कई बार क्या होता है ना कि आपकी वेबसाइट के मल्टीपल पेज ऐसे होते हैं जो इंडेक्स हो जाते हैं और वो आप इंडेक्स करवाना नहीं चाहते, तो उस केस में अपना रिमूवल यूज किया जाता है। रिमूवल के अंदर उन सभी यूआरएल को मेंशन कर सकते हो जो आप इंडेक्स नहीं करना चाहते हो, उनको एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि इस यूआरएल को हटा दे यहाँ से। तो जैसे हम कई बार जैसे हम है ना वेबसाइट नहीं बनाते हैं अपनी, बार बार चेंज करके, तो उसको रिमूवल के टाइम में हम रिमूव कर सकते हैं ना? देखिए, आप वेबसाइट जब चेंज कर करके बनाते हैं ना, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी आती है। एक तो होती है कि जो आपके पहले के लिंक्स थे वो इंडेक्सिंग हो रखे हैं सर्च इंजन के अंदर, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी आती है कि वहाँ पे वो इंडेक्सिंग नहीं है। यदि वो इंडेक्सिंग नहीं है तो उस केस में आप चाहिए उसको रिमूव करें या ना करें, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट वो यदि वो सर्च रिजल्ट जो है अपना सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स है, तो उस केस में आपको रिडायरेक्शन ऐड करनी होगी। जो भी आप नई यूआरएल क्रिएट करोगे ना, तो ओल्ड यूआरएल को उस पर रिडायरेक्शन करनी होगी। समझ आए मतलब ये वाला? जी सर, जी सर। अब जैसे ये एक बार दोबारा एग्जांपल से दिखा देता हूँ। अभी जैसे मेरी पुरानी वेबसाइट ये है, इस एक मेरे एक प्रोडक्ट की यूआरएल है। अब इसके अंदर क्या है, ये मेरा प्रोडक्ट की यूआरएल इंडेक्स है और ये गूगल की रैंकिंग के अंदर भी आ रहा है, पेज के रैंकिंग के अंदर। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इसको मैं हटा तो नहीं सकता यूआरएल को, इसका मैं लाइट ब्राउन पर्स की जगह केवल ब्राउन पर्स रखना चाह रहा हूँ। तो इस केस में मैं रिडायरेक्शन ऐड करूँगा कि जब भी कोई इस यूआरएल को एंटर करेगा तो उसमें से लाइट हटके इस वाले प्रोडक्ट पे चल जाएगा। मतलब ओल्ड यूआरएल से आपको न्यू यूआरएल पे रिडायरेक्शन ऐड करनी होती है। पेज एक्सपीरियंस रिपोर्ट आता है। पेज एक्सपीरियंस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे आपकी रिपोर्ट दिखाता है। जैसे मैं दूसरे डोमेन की दिखाता हूँ एक बार।
ये जस्ट आपके कोर वेब विटल जो हमने टेक्निकल एसईओ की क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, उसमें लास्ट वीडियो के अंदर पेज स्पीड इनसाइट टूल के थ्रू यहाँ पे देखा था। उसके अंदर जितने भी एरर्स होते हैं वो सारे एरर्स यहाँ पे रिफ्लेक्टेड किया जाता है। कोर वेब विटल के अंदर यहाँ पे जितने भी यूआरएल्स होंगी, कितनी इंप्रूवमेंट है, कितनी गंदी यूआरएल है, तो इस हिसाब से हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। HTTPS के अंदर यहाँ पे दिखाता है कि 2 पेज होते हैं आपके एक डोमेन के। यहाँ पे एक तो HTTPS है, दूसरा होता है HTTP। तो यहाँ पे दिखाता है कौन सी नॉन HTTPS URL कौन कितनी है, HTTPS URL कितनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। यदि कई बार ऐसा होता है कि किसी URL पे HTTP पे है, बाकी आपकी जितने भी URL है वो सारी HTTPS पे है, तो उस पर आप रिडायरेक्शन ऐड कर दें HTTP से HTTPS से। तो एक सजेशन होती है। लिंक्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी जो वेबसाइट है, कौन कौन से जो आपकी लिंकिंग है, किस मतलब जैसे लिंकिंग साइट, इन वेबसाइट से अपने पास क्या आ रही है, बैकलिंक्स आ रही है। तो ये आप यहाँ पे दिखा देगी कौन कौन सी साइट से अपने पास बैकलिंक्स आ रही है, किस टेक्स्ट से अपने पास बैकलिंक्स आ रही है, वो सारी चीज़ मतलब जहाँ भी अपने एक्सटर्नल साइट से जो भी अपने लिंक्स क्रिएट हो रही है, इंटरनल चाहिए वो इंटरनल लिंक हो, चाहिए एक्सटर्नल लिंक हो, वो अपने यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ये सारी अपनी एक्सटर्नल लिंक्स आ गई। इंटरनल लिंक्स के अंदर मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जो डायरेक्शन जा रही है वही अपनी सेम वेबसाइट के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिखाए जाते हैं। सबसे पहले आता है एक ऑनरशिप वेरिफिकेशन। यदि आप ये खुद का ऑनर है, मतलब जो आपने ही सर्च कंसोल को सेटअप किया है, तो आप उसके ऑनर हो जाएंगे यहाँ पे। और ये मेथड बताता है कि इस मेथड के थ्रू आपने सर्च कंसोल में वेरिफिकेशन किया। ये 5 मेथड्स होते हैं वेरिफिकेशन करने के, जिनके थ्रू आप सर्च कंसोल में अपनी प्रॉपर्टी को, जो भी आपकी डोमेन होगी, उसको वेरीफाई करवा सकते हो। तो ये 5 मेथड्स के थ्रू, यदि आपने इसी अकाउंट से किया तो वेरीफाइड ऑनर दिखाएगा, और किस मेथड से दिखाया है वो मेथड यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद यूजर एंड परमिशन आता है। यूजर एंड परमिशन का मेन काम होता है, कभी भी आपको जब आप किसी को भी एक फ्रीलांसर या किसी को भी आप हायर करते हैं तो उसको एक्सेस देना होता है सर्च कंसोल का और एनालिटिक्स का। तो जो सर्च कंसोल का एक्सेस होगा वो यूजर एंड परमिशन के अंदर जाके ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी मेंशन करनी है। परमिशन के अंदर 3 रोल आते हैं। एक आता है ऑनर। ऑनर मतलब जो आपके अकाउंट की जो ऑनरशिप है वो आप उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे कि वो सब कुछ कर सकता है जो भी उसको करना है सर्च कंसोल के अकाउंट के साथ। फुल के अंदर कंप्लीट उसको एक्सेस मिल जाएगा। असिस्टेड यहाँ पे आप ऑप्शन करोगे तो कुछ एक्सेस मिलेगा, लाइक वो परफॉर्मेंस को टैग कर सकता है, आपके पेज को इंस्पेक्ट कर सकता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे कर सकता है। तो ये अपना सर्च कंसोल होता है। नोटिफिकेशन के अंदर जो जो इसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होते रहेंगे, ठीक है। तो ये अपना एक पार्ट होता है सर्च कंसोल के थ्रू, जहाँ पे आप सारा काम कर सकते हो जो भी इसका होता है ना। परफॉर्मेंस की टैब से आप अपना डाटा को टैग कर सकते हैं कि कितना आपका विजिटर्स आ रहा है, किस पेज से आ रहा है। यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर आप अपने पेज के इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। पेजेस के अंदर जाके आप यहाँ पे पेज को चेक कर सकते हैं कितने पेज इंडेक्स है, कितने पेज इंडेक्स नहीं है। यदि पेज इंडेक्स नहीं है तो उनमें कौन सा इश्यू हो रहा है वो चीज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साइट मैप सबमिशन का होता है कि कौन कौन से पेज पे आप क्रॉलर्स को विजिट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। रिमूवल्स के अंदर होता है कि कोई भी पेज यदि किसी कारणवश आपका पब्लिश हो चुका है सर्च कंसोल के अंदर, उसको आपको हटाना है। सर्च इंजन के अंदर जो पेज पब्लिश हो गया उसको हटाना है, तो उसको रिमूवल की टैब के अंदर आपको जस्ट एक रिक्वेस्ट रेज करनी होती है। पेज एक्सपीरियंस के अंदर आप अपने पेज का जो पेज स्पीड इनसाइट से जो हम डाटा को फैच करते हैं वो अपना पेज का डाटा यहाँ पे फैच हो जाता है। लिंक्स के अंदर आप अपने बैकलिंक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस वेबसाइट से आ रही है, कौन से टेक्स्ट से आ रही है। सेटिंग के अंदर आप आके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप मतलब जो एक्सेस देना होता है आपको वो यहाँ से देख सकते हो यूजर एंड परमिशन से। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसमें। नहीं हुई थी ना क्लास? कल नहीं, आज हो रही है।
सैटरडे सैटरडे से नहीं हुई ना सर क्लास? हाँ, वो लास्ट क्लास अभी हुई थी जिसमें हमने पेजेस पर इंसाइट डायरेक्शन वगैरह देखी थी, 29 तारीख को। इसमें सर एक अभी वाले में ये बता दीजिए, जो आपने एक वो बताया था ना शुरू में, रीडायरेक्ट कैसे करते हैं, जैसे जो रीडायरेक्शन है, जैसे मतलब HTTPS से वो उस क्लास के अंदर मिल जाएगी जैसे ना मतलब आपको, मान लीजिए लास्ट क्लास है ना, उसके अंदर रिडक्शन सा? ऐड की हुई है। नहीं, अभी जो आपने बताया जैसे ओल्ड पेज है, वो सेम उसी के थ्रू होती है जो वो लास्ट क्लास के अंदर है ना, वही कंसेप्ट होता है, वो आपका HTXS की फाइल के अंदर इसमें तो करना सर होता है। एक दिक्कत और आ रही है आपके उसमें, आपने बोला ना वेबसाइट में जाके, जैसे मुझे भी वो क्लासेस नहीं मिल रही हैं, मतलब उसमें क्या पेड वो लेना पड़ेगा, कुछ सब्सक्रिप्शन लेना है उसमें? कौन सा? जो आपकी वेबसाइट है ना, उसमें कहाँ पे है क्लासेस? मुझे एक बार थोड़ा सा वो दिखा देते, इसमें मैंने लॉग इन करके देखा, मिली ही नहीं मुझे। एनरोल कोर्स के अंदर। नहीं, एनरोल मतलब जैसे लॉग इन किया, हाँ, उसके बाद मतलब जो कोर्सेज है, कोर्सेज लिखा हुआ था, फिर उसके बाद किस में जाना था? ठीक है, तो ये अपना प्रोसेस होता है। इसका सर्च कंसोल के थ्रू आप अपनी वेबसाइट की जो भी टेक्निकल का पार्ट होता है उसको कंप्लीट मॉनिटर कर सकते हैं। जो क्लाइंट को रिपोर्ट वगैरह भेजनी है, पेज इंडेक्सिंग वगैरह की, वो सारी चीज़ आप सर्च कंसोल के थ्रू भेज सकते हैं। आप दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है एनालिटिक्स का। एनालिटिक्स के अंदर हम आएंगे तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको इस हिसाब का दिखाई देगा। इसके अंदर भी हम एक दूसरी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम एनालिटिक्स के टैब में आते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी अपनी प्रॉपर्टी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो एक होम का ऑप्शन दिखाई देगा। होम के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे दिखाता है एक्टिव यूजर, की इवेंट काउंट। इवेंट काउंट का ये एक्टिव यूजर आपको दिखाता है कि आपके वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आए हैं, वो सारी चीज़ आपको दिखाता है कितने दिन के अंदर, लास्ट 7 दिन के अंदर। इस डाटा को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, लास्ट 14 डे के अंदर कितने आए हैं, लास्ट 16 डे के अंदर कितने आए हैं। इन सभी डाटा को आप यहाँ पे चेंज कर करके चेक कर सकते हो। जैसे 16 डे के अंदर मेरे पास इतने विजिटर्स आए हैं जो एक्टिव है, मतलब एक्टिव रिपीटेड बार बार अपने पास आ रहे हैं। की इवेंट और इवेंट काउंट में डिफरेंस, की इवेंट काउंट अपना ये होता है जैसे कोई भी एक इवेंट को एक्शन लेता है ना, वहाँ पे पेज पे आया, पेज से दूसरे पेज पे गया, इस टाइप की जो एक्शन होंगे वो सारे इवेंट काउंट में होंगे। बटन पे क्लिक किया उसने, वो सारी चीज़ अपनी आएगी। जैसे यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, अलग वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। इस टोटल यूजर कितने आए हैं, इवेंट वैल्यू के बेस पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे हम डाटा को देख सकते हैं। नए यूजर कितने आए अपनी वेबसाइट पे, मतलब जो आपकी वेबसाइट का जो इन डिटेल जो होता है ना, कि आप कंप्लीट इन डिटेल में ट्रैक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की, कि आपकी वेबसाइट का विजिटर्स कौन से पेज पे आया, कहाँ से गया, वो आप एनालिटिक्स से देख सकते हैं कंप्लीट अपना। तो यहाँ पे जस्ट एक बेसिक सा ओवरव्यू दिखाया जाता है। अब इसके अंदर यहाँ पे दिखाते हैं एक्टिव यूज़र इन द लास्ट 30 मिनट। इसका मतलब ये होता है कि जो पिछले 30 मिनट है, लाइक अभी 9:03 हो रहे हैं, तो 9:03 से 8:33 से 9:03 का जो टाइम है उसमें कितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आए हैं वो यहाँ पे दिखाता है। जैसे लास्ट 30 मिनट के अंदर 273 विजिटर्स अपने इस वेबसाइट पे आए हैं। जब हम इसको व्यू रियल टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिखा देगा कंप्लीट कि इतने विजिटर्स अपने पास आए, लास्ट 5 मिनट में कितने आए। उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं कि गूगल से कितने आया, बिंग से कितने आया, एक्टिव जो यूज़र है। अब इसके अंदर यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं कि यूज़र मीडियम के थ्रू ये डाटा को आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, लाइक ऑल यूज़र्स, ठीक है। ये ऑर्गेनिक को डाटा डिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ऑर्गेनिक है, केवल ऑर्गेनिक का मतलब बिना एड्स वगैरह के थ्रू जो आ रहे हैं, और यहाँ पे जो आते हैं ऑल यूजर, जो एड्स के थ्रू, बाकी सर्च इंजन के थ्रू जो भी आ रहे हैं वो सारे अपने यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। और यहाँ पे ये दिखाते हैं कौन से पेज के थ्रू आ रहे हैं। जितने भी पेजेस होंगे उन सभी पेजेस का दिखा देगा। जैसे इस पेज के थ्रू अपने पास 8 आया, इस पेज के थ्रू अपने पास 7 आया, इस पेज के थ्रू अपने पास यहाँ पे 7 आया। तो इस हिसाब से जितने भी आपके पेजेस हैं, कितने कौन से पेजेस से कितना व्यू आ रहे हैं वो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है।
ये इवेंट काउंट होता है। मान ले इवेंट काउंट के अंदर अलग अलग होता है। पेज व्यू दिखाता है कि यहाँ पे कितने लोगों ने आपके पेज को स्टार्ट किया है। पेज देखना, एक पेज दूसरा पेज। सेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे जब आप सेशन स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ये पेज आईडी, सेशन आईडी, लोकेशन, जो भी चीज़ होगी ना, सेशन स्टार्ट मतलब मैं इस पेज पे गया तो मेरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी, जैसे मैं किस लोकेशन से देख रहा हूँ, कौन से पेज पे देखा है मैंने, वो यहाँ पे कौन से पेज से स्टार्ट किया, वो सारा यहाँ पे दिखाता है। यूजर एंगेजमेंट के अंदर आता है कि जो बटन वगैरह क्लिक करते हैं वो सारे अपने यूजर एंगेजमेंट के अंदर आता है। फर्स्ट विजिट न्यू विजिटर्स के लिए होता है, तो ये अपने सारे डाटा को यहाँ पे रिफ्लेक्टेड करता है इवेंट काउंट के अंदर। बेसिकली एज ए बिगिनर जब हम देखते हैं इस चीज़ को, तो होम के अंदर आते हैं, यहाँ पे अपनी रिपोर्ट को ट्रैक करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास लास्ट 30 मिनट में कितने विजिटर्स आए हैं, कौन सी कंट्री से आए हैं, और यहाँ पे कितने विजिटर्स है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपने पास ऑर्गेनिक रिजल्ट, डायरेक्ट जो रिजल्ट का ट्रैक करने का जो मेथड होता है, ये अपने पास मेथड होता है। ऑर्गेनिक सर्च, डायरेक्ट, अनअसाइंड, रेफरल, ऑर्गेनिक सोशल, ऑर्गेनिक वीडियो। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब होता है जो भी अपने, जैसे जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आते हैं ना अपने, जो बिना एड्स के थ्रू आ रहे हैं, वो अपने ऑर्गेनिक सर्च के अंदर आएंगे। डायरेक्ट है कि जो यूआरएल वगैरह होगी वो जस्ट अपने गूगल के अंदर सर्च करें। अब जैसे यहाँ पे कैलिबरी वोल्ट मैंने सर्च किया, यदि मैं गूगल के अंदर जाके इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा काउंट होगा ऑर्गेनिक सर्च के अंदर। बट जब मैं इसको डायरेक्ट आके इस पर्टिकुलर यूआरएल को एक बार ब्राउजर के अंदर आके मैं पेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो वो काउंट होगा मेरा डायरेक्ट के अंदर। ये जो दूसरा पार्ट है ना डायरेक्ट के अंदर, तो डायरेक्ट के अंदर काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे डायरेक्ट के अंदर वो काउंट हो गया। अनअसाइन के अंदर यहाँ पे अपने पास हो सकता है कि जो भी यूजर आपका असाइन नहीं चाहिए, वो मतलब पता नहीं, जैसे ऐड के थ्रू भी आ गया या फिर किसी और सोर्स के थ्रू आ गए, तो वो अपना अनअसाइन के थ्रू यहाँ पे आता है। रेफरल के अंदर आता है कि आप किसी को रेफर करते हो साइट व्हाट्सएप पे, या कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेज रहा है। ऑर्गेनिक सोशल, जो सोशल मीडिया के थ्रू अपने पास आ रहे हैं। ऑर्गेनिक वीडियो, जो भी मतलब वीडियो वगैरह सबमिशन होते हैं ना ऑर्गेनिक के अंदर। अनअसाइन क्या बोला सर? अनअसाइन, अनअसाइन के अंदर यहाँ पे ये आता है कि जैसे मतलब एड्स के थ्रू आ गए। ऑर्गेनिक के अंदर तो क्या होगा कि जो गूगल के सर्च रिजल्ट के थ्रू आ रहे हैं, मतलब जिसमें हम कोई भी पैसा वगैरह स्पेंड नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट के अंदर नहीं, अनअसाइन समझ नहीं आया बस। अनअसाइन के अंदर आपके जो एड्स वगैरह रन कर रहे हैं ना, उनके थ्रू भी आ सकता है यहाँ पे, उसमें ये भी काउंट हो जाएगा अनअसाइन के अंदर। मतलब जो ऑर्गेनिक के अंदर आपके पास ऑर्गेनिक में दिखाएगा, डायरेक्ट के अंदर जो आप डायरेक्ट हिट करते हो, और रेफरल के अंदर जो आप किसी को रेफर करते हो, तो जो बाकी के जितने भी बच गए ना, जो अदर सोर्स होते हैं, वो अनअसाइन के अंदर यहाँ पे नॉर्मल काउंट होता है। सर इसमें एक एनालिटिक में एक वो होता है ना, रियल टाइम। रियल टाइम क्या हुआ? मतलब रियल टाइम जैसे उसमें जैसे 10, 20, 50 ऐसे दिखाता है ना यूजर्स। होम के अंदर आएंगे ना, मतलब थोड़ा बता देते। रियल टाइम के अंदर वही दिखाता है कि जो अभी विजिटर्स जो आपकी वेबसाइट के अंदर चल रहे हैं ना, वही अपने रियल टाइम रहेंगे। जैसे रियल टाइम अव्यू के यहाँ पे सेक्शन दिखा रहे हैं ना, अब यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर, जो भी हमने डिस्कस किया था ना, कौन से पेज देखने हैं, वो कितने लोगों ने कौन सा पेज देखा है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे जो ट्रैक कर सकते हैं। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना इसके अंदर। और जो आपका अनअसाइन के अंदर जो आपका काउंट होता है ना, अनअसाइन के अंदर वो भी होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे ऑर्गेनिक को हम मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट को हम मेजर कर सकते हैं, जो डायरेक्ट आया है, रेफरल को मेजर कर सकते हैं। जो अपने टैग मैनेजर के पैरामीटर्स नहीं होते हैं, मतलब जो अपना ट्रैकिंग करते हैं हम पेजेस का, मान लीजिए क्या होता है कि इसमें जो आप कई बार सब डायरेक्ट या सब डोमेन भी क्रिएट करके रख देते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उसके अंदर उस मान लो कोई 2-3 पेज पर आपने ट्रैकिंग को इंस्टॉल नहीं किया, तो वो ट्रैक नहीं हो पाता एनालिटिक्स के अंदर। अब वो एनालिटिक्स के अंदर ट्रैक नहीं होगा, लेकिन वेबसाइट पे तो काउंट हो रहा है विजिटर, तो वो जब एनालिटिक्स के अंदर ट्रैक नहीं होगा तो वो अनअसाइन के अंदर उसको रख देता है।
एनालिटिक्स के अंदर जो काम होता है ना, एज ए बिगनर जब हम आते हैं, मतलब जो आपको काम दिया जाता है एनालिटिक्स के अंदर, सबसे पहले आपको एक बार ये चेक करना होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितना ट्रैफिक आ रहा है। यानी आपको एक जस्ट रिपोर्ट को क्रिएशन का काम होता है कि आप इसमें अपनी रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे। इसके अंदर होम के अंदर आप आएंगे, यहाँ से जस्ट आप बेसिक जो डाटा था वो देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। रिपोर्ट स्नैपशॉट में आप जाएंगे, यहाँ से जस्ट आप जितनी भी आपकी रिपोर्ट होगी उस सारी रिपोर्ट को यहाँ पे देख लेंगे। एक्टिव यूज़र, इसमें आप अपने डाटा को फिल्टर कर लेंगे 28 दिन की, और इस जो डाटा है इसकी जो रिपोर्ट होगी वो आप क्लाइंट को भेज भी सकते हो। जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आप कौन से कंट्रीज से आए, कितने आए हैं, वो सारी चीज़ें आप भेज सकते हो अपने क्लाइंट को। बाकी इसमें के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर आप आएंगे, एक्विजिशन के अंदर ट्रैफिक एक्विजिशन होता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे जो ये डाटा आपके पास आ रहा है ऑर्गेनिक, जितने भी डाटा आ रहे हैं इन सभी डाटा को आपको कॉपी करना और क्लाइंट्स के पास आप इस रिपोर्ट को भेज सकते हैं। यहाँ से आप अपने डेट को फिल्टर कर सकते हैं कि आपको कितने दिन का डाटा चाहिएगा। उस डाटा को ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर दिखाता है कि आपने कितने अपनी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक को कैप्चर किया, वो अपना ट्रैफिक उसके अंदर दिखाएगा ट्रैफिक के अंदर। और बाकी जो ये पार्ट होगा यूजर के अंदर, कितने आपकी वेबसाइट के अंदर यूजर्स आए हैं, वो सारे अपने यूजर्स के अंदर दिखाएगा। यूजर एक्विजिशन कि पहले कितने यूजर्स थे, नए यूजर कितने आए हैं, वापस से जो यूजर्स अपनी वेबसाइट पे आए हैं वो कितने आए हैं। मतलब जो एक बंदा, जो मान लीजिए मेरी वेबसाइट पे 2,73,000 लोग आए हैं, इसमें से जो टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं, तो ये जो इनका एवरेज आता है, तो इसमें एक पर्सन 23 सेकेंड कर रहा है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, मैंने 5 मिनट अपनी वेबसाइट को ओपन किया, दूसरा पर्सन आया उसने 3 मिनट की, तो दोनों का एवरेज जो काउंट होके आता है तो वो यहाँ पे टाइम होता है। जैसे यहाँ पे इतने विजिटर्स अपने यूजर्स अपने पास आए, इसमें 23 सेकंड पर यूजर की एक एवरेज आ रही है अपने पास। ठीक है, तो ये अपना यूजर एक्विजिशन होता है। बेसिकली एनालिटिक्स को सेटअप करने के बाद जो हम ट्रैकिंग का काम करते हैं वो मेनली यही ट्रैकिंग का काम करते हैं एज ए बिगनर पर्पज पे, कि यूजर एक्विजिशन पे आते हैं और यहाँ पे अपने डाटा को, यूजर को चेक कर लेते हैं, और ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर आके अपने ट्रैफिक को चेक कर लेंगे। और जो ये डाटा यहाँ पे आपके पास होगा, इसको आप एक एक्सेल सीट के अंदर आप अपनी क्लाइंट को रिपोर्ट में दे सकते हैं। अलग अलग होते हैं मोस्टली, तो आई कि इसमें 10 से 7 ही होता है। 10 से 7? हाँ, ठीक सर। जिसमें 1 घंटा ब्रेक लगा लो बीच में। और ये वीकली मतलब पूरे सैटरडे तक होता है? कोई सैटरडे ऑफ देता है, कोई नहीं देता, वो चीज़ होती है। जैसे किसी कंपनी में ऑफ होता है, किसी में नहीं होता। मंडे टू फ्राइडे हो गए किसी में, मंडे टू सैटरडे हो गए। टाइम चेंज होता रहता है, 9:30 to 6:30। मोस्टली यही 2 टाइम होता है, तो 9 से हो जाएगा 9:30 या 10, इसी के बीच में। सर्च कंसोल अपना एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी एनालिटिक्स के अंदर बिगिनर लेवल पे आप जस्ट यही चीज़ चेक कर दो कि आपके में ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितना विजिटर्स वगैरह देखना। बाकी इसके अंदर बहुत एडवांस लेवल पे आता है। यदि आप एनालिटिक्स को डिस्कस करते हैं तो उसी में आप काफ़ी टाइम को इन्वॉल्व कर देते हैं, 1-2 महीने में, जब आप केवल और केवल एनालिटिक्स के पार्ट को सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना होता है सर्च कंसोल और एनालिटिक्स सेटअप करने का जो दोनों का प्रोसेस होता है। एसईओ का पार्ट जो हमने डिस्कस, कई चीज़ें वीडियो हमने क्रिएशन कर ली इस पर। जैसे यहाँ पे एसईओ के अंदर जैसे हमने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सबसे पहले एसईओ के बेसिक देखे थे, और उसके बाद यहाँ पे यूज्ड एसईओ, एनालिटिक्स सेटअप वगैरह देख लिया था, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज देख लिया था, टेक्निकल एसईओ देख लिया था लास्ट वीडियो में। आज के सेशन में हमने एनालिटिक्स और सर्च कंसोल देख लिया, कैसे हम एरर को फिक्स वगैरह करेंगे। तो मोस्टली अभी एसईओ का काम अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, जिसको हम फेसबुक एड्स कहेंगे। यहाँ पे ना फेसबुक एड्स के साथ अभी हम मूव ऑन कर रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि फेसबुक एड्स को हम कैसे क्रिएशन करेंगे। लाइक जितने भी मल्टीपल टाइप की जो अपने एड्स होते हैं, सभी एड्स को हम यहाँ पे क्रिएशन करने का काम करेंगे अभी। अब यहाँ पे हम जो भी एक एड्स को सेटअप, सबसे पहले एड्स को सेटअप करने के लिए आपके पास या तो एक क्रिएटिव होना चाहिए, लैंडिंग पेज होना चाहिए, जो भी आपका, जिस पे भी आप मतलब जो
टारगेटेड मैसेज रहेगा, या तो आप उस यूजर को मैसेजिंग पे लेना चाहते हैं या फिर लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे, तो आपको एक सोर्स फाइंड करना है। यदि आप क्रिएटिव पे ऐड रन करना चाहते हैं तो आपको एक क्रिएटिव क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कैनवा का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी कभी भी आप ऐड को रन करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको कम्पिटिटिव रिसर्च करनी है कि आपके जो कम्पिटिटर्स है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए एक टूल्स आता है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी करके। जैसे ही आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है। इसके अंदर यहाँ पे आपके पास सर्च ऐड के एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन में आप अपनी कंट्री को फिल्टर कर सकते हैं, जो भी आपकी कंट्री है। जैसे इंडिया कंट्री को हमने यहाँ पे फिल्टर कर लिया। ऐड कैटेगरी आती है। ऐड कैटेगरी के अंदर यहाँ पे दो कैटेगरी को रिफ्लेक्टेड करता है। एक आती है ऑल एड्स, दूसरी आती है यदि आपकी एड्स इलेक्शन या पॉलिटिक्स या इश्यू के रिलेटेड है तो यहाँ पे ये। तो अभी हम ऑल एड्स पे देख रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी जो इंडस्ट्री है आपकी उसके रिलेवेंट आपको कीवर्ड को पिक करना है। मान लीजिए मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, तो जस्ट मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को एंटर करूँगा। कीवर्ड को मैंने एंटर किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। अब जितनी भी ऐड होगी अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के रिलेटेड वो यहाँ पे मेरे को दिखा देगा। जैसे ये पर्टिकुलर ऐड, इसमें क्या होता है थोड़ा बहुत मिक्सअप होता है कि दूसरी एड्स भी आपको दिख जाएगी, तो उसमें आपको जस्ट एक बार क्रॉस चेक करना है अलग अलग कीवर्ड के थ्रू इस हिसाब से। जैसे यहाँ पे मैं आया, ये अपने को पहली ऐड यहाँ पे दिख रही है ये वाली। इस ऐड पे सी ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ये कंपनी का नाम हो गया वेब, इस कंपनी ने यहाँ पे ऐड चला रखी है। एक ही ऐड इस कंपनी ने चला रखी है इस पर्टिकुलर पेज से। अब सी ऐड डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सी ऐड डिटेल्स। सी ऐड डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका जो कैप्शन है वो कैप्शन देख सकते हैं कि इसने कौन सा कैप्शन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने किस टाइप का क्रिएटिव का यूज किया हुआ है। और यहाँ पे अबाउट एडवर्टाइजर पे क्लिक करके आप इसका जो फेसबुक का पेज और इंस्टा का पेज दोनों देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के अंदर ऑप्शन आता है कि जो ये पर्टिकुलर क्रिएटिव की जो ऐड चला रखी है वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे चला रखी है। लाइक अभी इसने फेसबुक पे रन कर रखी है, इंस्टा पे, और फेसबुक जो ऑडियंस का नेटवर्क होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं अपने अंदर मैनुअली कि आपको एड्स किस पे चलानी है, फेसबुक पे चलानी है, इंस्टा से चलानी है, या फिर अपना नेटवर्क के अंदर। तो ये चीज़ हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। तो कभी भी जब आप एड्स को रन करते हैं तो एक मेन पार्ट होता है रिसर्च करने का। एक मेन काम होता है आपको रिसर्च करके ऐड करनी चाहिए कि कोई भी कंपनी है उस आपके जो कंपटीशन है उस कंपटीशन के अंदर किस टाइप के वो क्रिएटिव को यूज कर रहे हैं, किस टाइप के कैप्शन को यूज कर रहे हैं, उन सभी को आपको रिसर्च करनी होंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। इसने ऐड चला रहे हैं कि इसने ये क्रिएटिव इस टाइप से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के अंदर इसने इस टाइप से एक क्रिएटिव को क्रिएट किया हुआ है। कैप्शन को हम जस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसने किस किस हिसाब का कैप्शन लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप अपना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म का वेरिएशन दिख सकता है कि जैसे तीनों पे चल रही है, उसके बाद ये केवल और केवल ये एड्स इंस्टा पे चल रही है। तो इस हिसाब से हम अपना प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन बैकएंड में कर सकते हैं जब भी हम एड्स को क्रिएशन पे काम करेंगे। ठीक है, अब हम नॉर्मल अपने को क्या चाहिए कि सबसे पहले क्रिएटिव चाहिए, चाहे हम वीडियो के फॉर्म में क्रिएट करें या फिर हम एक पर्टिकुलर जो होता है अपना पोस्ट के फॉर्मेट में क्रिएट करें। अभी हम जस्ट एक नॉर्मल डमी सा एक क्रिएटिव क्रिएट करते हैं। कैनवा के अंदर आके आप अपने टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपका एड्स के रिलेटेड करना है। तो जस्ट टेम्पलेट्स के अंदर हम जाएंगे, सोशल मीडिया के अंदर इंस्टाग्राम पोस्ट, या फिर आप फेसबुक एड्स के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे दिखा देगा जो बैनर वगैरह होंगे। जस्ट नॉर्मल हम इंस्टाग्राम पोस्ट के हिसाब से हम क्रिएटिव को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिख जाएंगे। इसके अंदर जो भी आपकी नीच रहेगी उस नीच को सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मान लीजिए हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कीवर्ड को हम यहाँ पे पिक करके एंटर कर देंगे।
जैसे हम एंटर करेंगे तो आपके पास मल्टीपल क्रिएटिव आ जाएगा, किसी भी एक क्रिएटिव को हम पिक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी के लिए हम इसी क्रिएटिव का यूज करते हैं, ये वाले क्रिएटिव, इसके अंदर आपको मोस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करके इस टेम्पलेट्स के अंदर जो भी आपको लग रहा है कि इस हिसाब से मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ, उस हिसाब से इसको क्रिएट कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके अंदर जो जो अपनी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम जस्ट अभी नॉर्मल फिल करते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन अपनी होगी यहाँ पे। जस्ट यहाँ पे किसी भी एक एलिमेंट पे आप क्लिक करते हैं, उसको आप डिलीट कर सकते हैं DEL के बटन से, और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट उस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का। यहाँ पे टॉप पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दिए जाएंगे, और उसके अंदर जैसे फॉन्ट, जो फॉन्ट की स्टाइल होगी वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे फॉन्ट की विड्थ होती है, जो ये पार्ट होता है ना, ये 2 सेक्शन होते हैं, ये विड्थ होती है। इस विड्थ को, चौड़ाई को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो फॉन्ट फैमिली होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है उस फॉन्ट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कलर होता है, यहाँ से आप अपने फॉन्ट का या बैकग्राउंड जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट का आप यहाँ से कलर को डिसाइड कर सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हैं अपनी पेज के अंदर। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड होता है, इस अक्षर को बोल्ड करना या फिर अनबोल्ड करना वो हो जाता है। इटैलिक लेटर में यहाँ से कर सकते हैं। अंडरलाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कंटेंट के, जो भी आपका कंटेंट रहेगा उसके नीचे अंडरलाइन इससे हो जाएगी। बीच में से लाइन ऐड करनी है तो स्ट्राइक कर सकते हैं। ये अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज वर्ड यहाँ से हम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से। ठीक है, जैसे हम इसको स्मॉल में लिखते हैं, यहाँ पे स्मॉल में हमने लिखा, अब इसको हम यहाँ पे अपर केस कर सकते हैं। ये पार्ट है यहाँ पे, इसको हम सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में 3 पार्ट होते हैं। जस्टिफाई एक होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट, और जस्टिफाई। जस्टिफाई होता है फुल विड्थ में अपना आ जाएगा कंटेंट। ये लिस्ट आती है, यदि आपको लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे 1 डॉट 2 डॉट करके जो लिस्ट होती है वो क्रिएट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग होती है, इसके अंदर 2 चीज़ आती है। जैसे मान लीजिए कंटेंट की विड्थ मेरी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर पिक कर रहा हूँ। ये कंटेंट है, इसके अंदर 2 चीज़ आती हैं यहाँ पे। एक आती है लेटर, जो DF के बीच में जो गैप होगा वो ज़्यादा होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप स्पेस को इंक्रीज करते जाएंगे वो लेटर स्पेसिंग, मतलब 2 लेटर के बीच में जो स्पेस होगा वो इंक्रीज होता जाता है। लाइन स्पेसिंग के अंदर जो 2 अक्षर लिखा हुआ है, पहली लाइन और दूसरी लाइन, मान ली पहली लाइन है DFF, दूसरी लाइन है FFS, तो ये दोनों लाइन के बीच में जो गैप होगा वो इंक्रीज हो जाता है लाइन स्पेसिंग के थ्रू। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आती है, जो भी अक्षर की जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो ओपेसिटी जिसको हम कहते हैं, वो 1 से लेकर 100 तक होती है। तो जितना आप यहाँ पे करोगे उतनी ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे होती जाएगी। यहाँ पे कुछ आपके पास इफेक्ट के ऑप्शन आते हैं, इफेक्ट के अंदर यहाँ पे शैडो ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। एनिमेट का आता है, एनिमेट होता है कि जैसे राइज, ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, जितनी भी एनिमेशन आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने कुछ इसकी स्टाइल होते हैं जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं कैनवा के अंदर। डिज़ाइन के अंदर आप यहाँ पे टेम्पलेट्स देख सकते हैं, इसके रिलेटेड बाकी के जितने भी टेम्पलेट्स होंगे वो टेम्पलेट्स के अंदर दिखा दिए जाएंगे यहाँ पे। और बाकी आप अपने टेम्पलेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट, सर्च भी कर सकते हैं, जो भी आपकी टारगेटेड वर्ड रहेंगे उसके बेस पे यहाँ पे टेम्पलेट्स को सर्च कर सकता है। नेटवर्क का इश्यू अभी से। एलिमेंट्स के अंदर जो भी आपके एलिमेंट होंगे, चाहे वो इमेज होगी या फिर कोई भी एक आपका ग्राफ्स वगैरह होगा। सो यहाँ पे लेफ्ट में अपने पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला पार्ट होता है डिज़ाइन का, डिज़ाइन के अंदर आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, जो भी आपके
टेम्पलेट्स, यदि आपको ये टेम्पलेट अच्छा नहीं लग रहा तो इसके रिलेटेड आप कोई सा भी दूसरा टेम्पलेट्स को पिक कर सकते हैं इसी पेज में, या फिर ऐड एंड एज न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऐड हो जाएगा, इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। डिज़ाइन के अंदर टेम्पलेट्स हो गए, स्टाइल के अंदर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी कलर प्लेट की कॉम्बिनेशन है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे को इसमें रखनी है तो ये पूरा अपना फॉर्मेट इसका चेंज हो जाएगा, इसमें करना है तो इसमें चेंज हो जाएगा। इस हिसाब से जो भी आपके डिज़ाइन की स्टाइल होगी उस डिज़ाइन के स्टाइल में आपका जो टेम्पलेट का पार्ट होता है वो चेंज हो जाता है। यानी जो भी आपने पहले कभी भी डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है उस डिज़ाइन के अंदर भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। मल्टीपल कलर पैलेट आती है, जो भी आपको अच्छी लग रही है फॉन्ट पैलेट या कलर पैलेट, उसमें आप इसको पिक करके वहाँ पे आप एक कलर पैलेट को अपने हिसाब से रख सकते हो। तो अभी के लिए हम जो पहले अपनी कलर पैलेट थी उसी को हम लेके ही चल रहे हैं। एलिमेंट्स के अंदर आते हैं तो आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स आते हैं। सर इसमें, हाँ, इसमें कलर कोड भी आता है सर नीचे से? कलर कोड आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे आप कलर कोड ऐड कर सकते हैं। जो भी आप कलर कोड गूगल से सर्च किया आपने वो ऐड कर दिया। जैसे वाइट का हो गया, आप फैफ करके तो वाइट का आ जाएगा 6 बार, ठीक है। ये फ्रॉम योर सर्च का एक ऑप्शन आ गया ना, इसमें वाइट का आ गया। अब जैसे ब्लैक का होता है 000 तो ब्लैक आ जाएगा अपना 6 बार ब्लैक, तो ये ब्लैक आ जाएगा, ठीक सर, ठीक। बाकी जो भी कलर कोड आपको पिक करना है वो कलर कोड जस्ट आपको गूगल के अंदर लिखना है, जैसे ब्लू कलर कोड, तो ये आपको कलर कोड दे देगा। ये ब्लू का कलर कोड होता है, इस कोड को आप कॉपी कर लेना, वो जो भी आपकी डिज़ाइन की फाइल होगी, जैसे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो मैं चेंज कर दूंगा, ये आ गया ब्लू, इसको लगाऊंगा तो ये हो जाएगा। तो जो भी आप कलर को ऐड करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं। एलिमेंट का सेक्शन आता है, एलिमेंट के अंदर मान लीजिए कोई भी एक चौकुटा शेप लगानी है, ये वाली बॉक्स लगाना है तो बॉक्स यहाँ पे लगा सकता है। इस बॉक्स का भी सेम यहाँ पे आप कलर वगैरह जो भी आपको चेंज करना है वो कर सकता है। इसकी हाइट कम ज़्यादा करनी है तो वो कर सकते हैं, वो सब अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता है। एलिमेंट्स के अंदर आपको शेप का एक ऑप्शन आता है, इसके अंदर मल्टीपल शेप मिल जाते हैं। जो भी शेप आपको डिज़ाइन के अंदर यूज करनी है उस शेप का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ग्राफिक्स का एक ऑप्शन आता है, जितने भी आपके क्रिएटिव वगैरह होते हैं, आइकॉन्स वगैरह आप यूज करना चाहते हैं वो सारे आइकॉन्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं ग्राफिक्स से। एलिमेंट्स के अंदर आपके पास इमेज वगैरह का भी ऑप्शन आता है, जिससे यहाँ पे नीचे आप आओगे स्टिकर, ये फोटोज का ऑप्शन है, वीडियो, ये ऑडियो, ये चार्ट, मतलब मल्टीपल आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जो भी आपको डिज़ाइन के रिलेटेड एलिमेंट चाहिएगा वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मेरे को एसईओ के रिलेटेड कोई भी सर्च करना है तो एसईओ के रिलेटेड मेरे को सर्च करना है, ग्राफिक्स चाहिए, फ़ोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, जो भी आपको चाहिए जस्ट क्लिक करना है, वो आइकॉन आपके यहाँ पे क्रिएटिव के अंदर ऐड हो जाएगा। उसको आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे टेक्स्ट का। अब मान लीजिए एक बार इसको मैं हटा रहा हूँ, ये 3-4 ऑप्शन ना, नए पेज पे कर देने, तो इसको ऐड पेज पे हमने क्लिक किया। जब ये बैकग्राउंड कलर अभी ब्लैक आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ऐड ए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आके हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको ऐड ए टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट को डबल क्लिक करके यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह, फॉन्ट फैमिली कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं इस टेक्स्ट के। अब यहाँ पे 3 टेक्स्ट की फॉर्मेट आती है। एक तो आप डायरेक्ट हेडिंग ऐड कर दोगे तो हेडिंग ऑटोमेटिकली बिगर साइज में और बोल्ड में आएगी। फिर उसकी सब हेडिंग आती है जो हेडिंग के कंपेयर में थोड़ी छोटी होती है, और बाकी नीचे आता है वो पैराग्राफ का साइज होता है। तो ये इसका 3 बाय डिफ़ॉल्ट आता है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक डायनेमिक टेक्स्ट आता है। डायनेमिक टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो आपका पेज नंबर होता है ना, जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ये तीनों चीज़ आपकी यहाँ पे डिफाइन हो जाती है। जो डायनेमिक टेक्स्ट का जो पार्ट होता है वो बेसिकली बताता है कि आपके स्लाइड के अंदर कितने पेज है। जब भी कभी भी आप ई बुक वगैरह क्रिएशन का काम करते हैं तो उस केस में डायनेमिक टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं हम। ये ब्रांड्स का मतलब होता है, कोई भी एक ब्रांड्स होते हैं तो उसके कलर प्लेट होते हैं कि आपको इसी कलर प्लेट के अंदर आपको पोस्ट क्रिएट करनी है, क्रिएटिव क्रिएट करना है, तो उसके लिए कलर प्लेट का यूज़ किया जाता है। फॉन्ट का भी सेम होता है कि आपकी जो ब्रांड्स होती है उसके लिए सिमिलर फॉन्ट का यूज़ करें, चाहे आप 100 पोस्ट क्रिएट करें चाहे 50 करें, सेम फॉन्ट फैमिली या सेम फॉन्ट का यूज करें।
अपलोड्स का एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर जो भी आप अपने क्रिएटिव वगैरह अपलोड करोगे वो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। ड्रॉ का ऑप्शन आता है, ड्रॉ के अंदर यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो अपने क्रिएटिव के अंदर, जो भी आप पेंसिल वगैरह सेलेक्ट करके जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हो वो कर सकते हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट्स जितने भी आपने पहले से जो प्रोजेक्ट क्रिएट करें वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। जो भी आपने डिज़ाइन वगैरह कुछ भी क्रिएट किया हुआ है पहले वो सारे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। यही इसमें आते हैं। बाकी तो ये ऐप्स होते हैं जो आपको एम्बेड करना होता है मोस्टली, तो आपको फ्री में यही ऑप्शन दिखाई देते हैं इसमें। ये आपकी फ़ाइल का नाम होता है, इस फाइल का नेम को आप रीनेम भी कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हैं। ये एक्सेस होता है कि इस पर्टिकुलर का जो फाइल है वो किस किस के पास एक्सेस है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होता है। यदि आपको एक्सेस किसी और को देना, जस्ट आपको यहाँ पे नेम उसकी ईमेल आईडी ऐड करनी है, एंटर करना है, आपके एक्सेस उसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये इंसाइट होता है, इंसाइट दिखाता है इस पोस्ट के बारे में कि कितने व्यू आए, कितने एंगेजमेंट, ये चीज़ आती है। ये यदि 3 क्रिएटिव है, अब इस पर आपने क्लिक किया यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर, तो इसके अंदर ये टाइमिंग आ रहा है 5 सेकेंड। तो तीनों क्रिएटिव देखोगे, तीनों क्रिएटिव के अंदर 5 सेकेंड है। तो 3 क्रिएटिव है, तो 3 क्रिएटिव की जो अपनी वीडियो बन के आएगी वो आएगी 15 सेकेंड की क्रिएट होके। यहाँ पे देख सकते हैं 15 सेकेंड। तो एक क्रिएटिव का हम टाइमिंग कम भी कर सकते हैं ज़्यादा। अब जैसे मैंने इसका 2 कर दिया, यानी अपने 3 सेकेंड कम हो गए, तो हम यहाँ पे टॉप से भी अपने 3 सेकेंड कम हो जाते हैं। तो ये होता है जब भी हम कभी भी वीडियो क्रिएशन का काम करते हैं, अपने पास 5 स्लाइड है, 5 स्लाइड में से किसी एक का कम टाइम करना, ज़्यादा करना, तो उसको हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। शेयर का एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर आपको एक्सेस आप यहाँ से दे सकते हैं। दूसरा होता है कि डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दिया जाता है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके पास मल्टीपल फॉर्मेट्स आएंगे, कोई जो भी फॉर्मेट आपको चाहिएगा उस फॉर्मेट पे क्लिक करना है, साइज रेशियो अपने को सिलेक्ट कर लेना है, क्वालिटी सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे जोन सा पेज आपको डाउनलोड करना है। तीनों करना है तो तीनों को चेक कर लेना। यदि एक करना है तो आप एक कर लेना, जो भी आपका एक कौन सा भी पेज आपको करना है। डन पे क्लिक कर देना, डाउनलोड पे क्लिक कर देना, तो जो आपकी पोस्ट है क्रिएटिव होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कैनवा का जो अपना होता है कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ अपनी कहाँ पे होती है। अब इसके अंदर इस पोस्ट को हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं, ये वाली पोस्ट। सबसे पहले इसके अंदर हम यहाँ पे इनको हटा देते हैं, कलर पैलेट को चेंज कर लेते हैं, जो भी अपनी कलर पैलेट है उसके हिसाब से। जैसे हम इस पे और इस पे, इन 2 क्रिएटिव पे हम कलर को रखेंगे। बैकग्राउंड के अंदर हम मान लीजिए ये रख रहे हैं, या ये लाइट कलर हम रख लिया। अब यहाँ पे मतलब जस्ट हम डमी क्रिएटिव को क्रिएट कर रहे हैं अभी फिलहाल जो अपना है ना, इसको थोड़ा सा नीचे, ये मतलब एलिमेंट की आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो भी आपको करना है वो अपने हिसाब से आप इसको पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नंबर सा आपको दिख रहा होगा जैसे 64, 645, तो ये दिखाता है कि कौन से कितने गैप से कितना गैप है। अब जैसे सोशल मीडिया है, इसको मैंने पिक किया, यहाँ पे मैंने इसको देख रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे एक लाइन क्रिएट होगी कंप्लीट, इसको मैं वाइट करके दिखाता हूँ। इस सोशल मीडिया को जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ना, तो बीच में एक लाइन दिख रही है आपको बिल्कुल स्ट्रेट टॉप से लेकर बॉटम तक। ये दिखाता है कि अब इसके सेंटर में है, ये जो वर्टिकल जो पार्ट है ना, हॉरिजॉन्टल का जो पार्ट है उसमें दोनों साइड से सेंटर में है, वो यहाँ पे बता रही है चीज़। अब जैसे बैकग्राउंड में यहाँ पे मैं क्रिएटिव का जो लाइन है वो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमने एक नॉर्मल से एक लाइन को ऐड कर दी कि ई-कॉमर्स वेबसाइट जस्ट ऐड इतने में 4 लाइन में। अब इसके अंदर आपको चैट जीपीटी का यूज़ कर लेना है यदि आप करना चाहते हैं रीराइट वगैरह करने के लिए।
ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हैं लाइक ग्रामर वगैरह एक बार चेक करवानी है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। और टेक्स्ट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आप पिक करोगे। अब इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड, मतलब जो भी आपको करना है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसकी विड्थ को, फॉन्ट साइज को आप कम कर सकते हैं। अपर केस की फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ पे कम कर सकते हैं, जो भी आपको रखनी है। अब जैसे चैट जीपीटी के अंदर आप आएंगे, यहाँ पे कोई भी एक जो एक्सटेंशन हमने बताया था ना, उस एक्सटेंशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक बार। यहाँ पे आपको जस्ट फेसबुक एड्स क्रिएटिव डाल के देख लेना एक बार, कोई प्रमोट नहीं है इसके, तो फेसबुक एड्स लिखना है जस्ट आपको। अब आपके पास मल्टीपल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जितने भी है ना, एड्स, टेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे जस्ट आप कोई भी एक जो भी आपकी कमांड्स है उस कमांड को सर्च कर लेना, जो भी प्रमोट है आपकी उसको सिलेक्ट कर लेना। मतलब मल्टीपल आपको मिल रही है तो कुछ उन से भी आपको अच्छी लग रही है उसको पिक करके यहाँ पे अपना जो पैराग्राफ वगैरह उसको इंसर्ट कर देना है यहाँ पे। इसके अंदर जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट को ऑफर कर रहे हैं, तो आप जस्ट ये टाइटल आप इसको पिक करना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। अब यहाँ पे जो भी आपका क्रिएटिव होगा वो लिख देना है यहाँ पे। तो ये प्रमोट अपने को जस्ट एक नॉर्मल सा दे देगा, जो भी अपने को रखना, प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह जितने भी अपने पार्ट होंगे जो एड्स कॉपी के टाइम अपने को यूज़ करनी है। इसके थ्रू भी आप सजेशन ले सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी। ठीक है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे आप ये कुछ इसने इमेज के ऐड के कंटेंट के आइडिया दिया है। यहाँ पे जैसे लॉन्च यूर ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर जस्ट इतने रुपये में, तो इस यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जो भी आपका क्रिएटिव का पार्ट था ना वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट आपने लिखा है तो इसमें जस्ट यहाँ पे ये भी चेंज कर सकते हैं, लॉन्च योर ई कॉमर्स। तो ये जो कंटेंट का सजेशन का आइडिया, बाकी की पोस्ट जो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है इसके अंदर आके भी आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना, इनके थ्रू इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। या फिर इंस्टा के अंदर जो एक सर्च बार का ऑप्शन आता है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं बाकी के जितने भी। फिर इसने दूसरे कहा कि आई कैचिंग स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन टूडे, ये एक लाइन को ऐड कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट कर लेगा तो अपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट वगैरह होंगे उनको सेल करना स्टार्ट कर देगा, तो वो यहाँ पे इसको हम ऐड कर सकते हैं नीचे। अभी के लिए जस्ट एक डमी क्रिएटिव है ये, मान लीजिए इसको हमने नीचे कर लिया और यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे इस लाइन को। इसको हम सिंपल ड्रैग करके जो अपना होता है सेंटर में इसको रख लेंगे और ये जो पावर पॉइंट इसको हम हटा देंगे इमेज वगैरह को। जो भी आपको अच्छा लगे ना डिज़ाइन, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से क्रिएट कर लो।
यहाँ पे वेबसाइट की यूआरएल और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इस आइकॉन को चेंज करके आप एलिमेंट के अंदर जाके फ़ॉन का आइकॉन ऐड कर सकते हैं। अभी मे भी नेटवर्क इश्यू तो उसकी वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं होता। मतलब यहाँ पे जो फ़ोन का आइकॉन आपको दिख जाएंगे, जो भी आइकॉन आपको फ़ोन करेंगे उसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड कर देना। तो इस हिसाब से हम एक बार कोई भी एक क्रिएटिव को क्रिएट कर लेंगे, फिर बाकी का पार्ट होगा ना उसमें एड्स के अंदर अब उसमें जस्ट क्रिएटिव को सेटअप करेंगे। तो ये कैनवा का एक बेसिक ओवरव्यू था जिसके अंदर आपको बता दिया कि जैसे डिज़ाइन के अंदर इस पे जाएंगे तो मल्टीपल फॉर्म में एक ऑप्शन आते हैं, उनको कैसे हमको यूज करेंगे, वो सारी चीज़ होती है। तो ये कैनवा का डिज़ाइनिंग के अंदर जो भी आपको चाहिए ना, रील चाहिए, पोस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिएगा, आप जस्ट canva.com के अंदर आएंगे, टेम्पलेट्स के अंदर आपको काफ़ी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस टेम्पलेट को जस्ट आपको क्लिक करना है, कस्टमाइज्ड टेम्पलेट। इसके अंदर दो टाइप के टेम्पलेट होते हैं, एक होता है फ्री टेम्पलेट, दूसरा होता है पेड टेम्पलेट। पेड के लिए आपको इनकी मेंबरशिप लेनी होती चाहिए, फ्री के लिए आप किस फ्री को यूज करके आप कर सकते हो उनको। जो भी टेम्पलेट्स आपको अच्छा लग रहा है सेम उस टेम्पलेट को आपको कस्टमाइज कर लेना। जैसे आप उसको कस्टमाइज करेंगे तो जो भी आपका कंटेंट वगैरह आपको चेंज करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी जो एड्स का अकाउंट का जो सेटअप वगैरह है वो हम कल के वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक क्रिएटिव आप क्रिएट करके देख सकते हैं। इसमें जस्ट यही होता है कि आप जो भी टेम्पलेट्स आपको अच्छे लग रहा है, मतलब टेम्पलेट्स के बेस पे क्रिएशन करने का कोई मकसद नहीं होता। उसमें ये होता है कि यदि आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड है, फॉन्ट फैमिली डिज़ाइन वगैरह आपको सही लग रहा है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब भी कभी भी हम एड्स रन करते हैं ना, कभी भी रिलायबल नहीं करना कि एक क्रिएटिव या एक वीडियो के ऊपर आप वही परफॉर्म कर सकता है। हमेशा आपको टेस्ट और ट्राई करना है कि आप एक से ज़्यादा क्रिएटिव को यूज करें, अलग अलग एड्स साइट को क्रिएट करके देखें। ताकि क्या होता है, कई बार एक क्रिएटिव काम करता है, दूसरा क्रिएटिव काम नहीं करता। तो जो क्रिएटिव काम अच्छे से मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम आगे लॉन्ग टर्म तक रखते हैं, दूसरे को हटा देते हैं। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं किसी का।